गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अवध भान जी बैठ जाइए आप। थैंक यू। आप अपना नाम का मीनिंग बता सकते हैं? सर मेरे नाम का अर्थ है अवध का सूर्य अर्थात भगवान राम। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको अपना नाम कुछ ट्रेडिशनल नहीं लगता है? सर मुझे ट्रेडिशनल नहीं लगता है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ाव को महसूस करता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, चूँकि हम लोग पश्चिमी करण की तरफ ज़्यादा आमुख हैं, तो हमको लगता है थोड़ा मिलता जुलता नाम डैसिंग होता है। सीरियल देखते हैं? सीरियल सिनेमा ज़्यादा नहीं भी- देखता हूँ सर। सिनेमा? नहीं सर, बहुत कम देखता हूँ। चलो, अगर कुछ चेंज करने के लिए ऑप्शन मिला तो क्या सा नाम रखिएगा? और ऑप्शन मिले कि नहीं, चेंज कैसे, क्या मेरा नाम? ऑलरेडी सर दूसरा नाम ऋषभ सिंह है, मैं उसी को फिर पसंद करूँगा अगर ये नहीं रखा है। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। अवध भान आप फतेहपुर से हैं, यस सर। कुछ फतेहपुर की विशिष्टता बता दीजिए हम लोगों को। सर फतेहपुर में बहुत सारी सांस्कृतिक ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं जो वैदिक काल से इनका जुड़ाव है। कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, और मध्यकालीन मुगल कालीन कुछ संरचनाएं भी हैं। और राजनीति के क्षेत्र में वीपी सिंह का जो चुनाव क्षेत्र था वो फतेहपुरी था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई आर्थिक महत्व है इसका? सर आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी नहीं है, लेकिन इस समय कुछ ऐसे प्रयास चल रहे हैं जिसने फतेहपुर को प्रदेश के स्तर पर आगे किया है। जैसे वहाँ पर रेल फैक्ट्री की स्थापना हो रही है, और विश्वविद्यालय डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के हिसाब से किस चीज़ पर आगे है वो? सर इस समय टेक्सटाइल में उसको शामिल किया गया है, लेकिन साथ ही कुछ चमड़ा उद्योग का कार्य भी वहाँ किया जा रहा है। अवध भान आपका एक वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी है भाई, है? यस सर। सोशियोलॉजी में तैयारी कैसी है आपकी? सर सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल ये सिविल क्षेत्र में आकर हुआ है, इसके पहले मेरा सोशियोलॉजी से ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, मगर सिविल की तैयारी में मैंने इसका अच्छा अध्ययन किया है। क्या है ना? यस सर। सोशियोलॉजी को आप साइंस मानते हैं या ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, यानी कला है या विज्ञान है? सर मुझे दोनों का मिश्रण प्रतीत होती है। इसके अध्ययन के लिए जब सोशल कोई इशू का अध्ययन किया जाता है तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो इसे साइंस के नज़दीक बताती हैं, जबकि कुछ सर जैसे डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा कलेक्शन में कई ऐसी टेक्निक हैं जो साइंटिफिक इसका रिलेशन शो करती हैं। डेटा कलेक्शन तो जरूरी नहीं है, आप सेंसस क्या अपना सेंसस करते हो उसमें भी डेटा कलेक्शन करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी जानकारी करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी डेटा कलेक्शन होता है, तो उसको साइंस थोड़ी कहते हैं। सर जैसे बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना होता है तो एक छोटे क्षेत्र का सैंपल ले लिया जाता है, उसी आधार पर उसको जनरलाइज किया जाता है, उसका कई बार रिपीटिशन होता है, अगर वो सही पाया जाता है तभी उसको वैलिड माना जाता है। ये शो करता है कि ये साइंस से अधिक नज़दीक प्रतीत होता है। यानी आपको अगर कहा जाए मैंने कि ये साइंस है या ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे? साइंस है? सर मैं इसे साइंस के ज़्यादा नज़दीक मानूंगा। अच्छा। यस। सोशियोलॉजी को इथोलॉजी किसने नाम दिया था शुरू में? तो वो शुरू में इसका नाम तो सोशियोलॉजी था नहीं। नो सर। इथोलॉजी किसने कहा है? सर मुझे स्पष्ट नहीं है इस बारे में, सॉरी। सोशियोलॉजी के बारे में कहा था कि भाई ये दो भाषाओं की दोगली संतान है, ऐसा भी कहा गया। तो किसने कहा था कि, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना सोशियोलॉजी में क्या सोशियस प्लस लोगस। यस सर। तो सोशियस क्या है, कौन सा टर्म है? लैटिन भाषा का। यस सर। और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यस सर। तो इसलिए किस विद्वान ने इसको दो भाषाओं की दोगली संतान या अवैध संतान भी कहा है? सर बड़ा क्वेश्चन आता है, सर कोई गेस कीजिए। सर अगर किसी ने कहा होगा तो कोई इसका आलोचक होगा सोशियोलॉजी का, जिन्होंने अरे कहा नहीं मेरे होगा। भाई, बहुत प्रख्यात विद्वान सर जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सुना है? यस सर। यस मिल ओके। कैसे बता दिया कि अगर सिर्फ दोगली शब्द का इस्तेमाल करें तो आलोचक हो गया? दोगला शब्द इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि दो भाषाओं को मिला करके इसका नामकरण किया गया था। यस। और बाद में इसका नाम जो है सोशल फिजिक्स भी रखा गया, आप पढ़े होंगे आप। बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी रखा गया। यस। सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में, जैसे हमने कहा कि सर हम उसको साइंस के ज़्यादा नज़दीक मानते हैं, तो सोशियोलॉजी को साइंस के रूप में स्थापित करने में या समाज शास्त्र नाम को सुनिश्चित करने में किसका योगदान ज़्यादा है?
किस सर, समाजशास्त्री का नाम? मैक्स वेबर इस क्षेत्र में है और साथ ही डर्कीम भी ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में इसको स्थापित करते हैं। नहीं, मैंने अपना क्वेश्चन आपने समझा नहीं। जो समाजशास्त्र नाम है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है यस सर। है ना? तो भाई उनके रेलिवेंसी को स्थापित करते हुए समाजशास्त्र नाम ही सबसे अच्छा है। समाजशास्त्र नाम किसने दिया था? सर पहले तो इसका नाम सोशल फिजिक्स था, बाद में समाजशास्त्र हुआ है, लेकिन किसने दिया नाम समाजशास्त्र? इसका नाम क्या? अब सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है। यस सर। अब उसका मैंने यही तो कोर क्वेश्चन है कि भाई समाजशास्त्र नाम किसने दिया था? अगस्त काम ने। यस सर। लेकिन कई लोगों ने बाद में आलोचना किया कि इसका नाम ये होना चाहिए, वो होना, जो आप बता भी रहे हैं। यस सर। लेकिन बाद में इस बात को रिकग्नाइज करवाना कि नहीं, इसका एक्चुअल और सबसे ऑथेंटिक नाम सोशियोलॉजी ही है, यस सर। किसका प्रयास था? सॉरी सर। अच्छा ये बताइए, और मान के समाजशास्त्र जब आपने पढ़ा होगा, शुरुआत में ही है कि समाजशास्त्र जो है उसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है ना? इस पर जब अध्ययन हुआ तो उसमें दो तरह के विचारधारा हुए। यस सर। एक को आप कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, और दूसरे को किस नाम से जानते हैं? यानी आप पढ़े होंगे कि भाई सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, यस सर। और दूसरा क्या पढ़े हैं आप? बताइए भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या पढ़ते हैं आप? सर मुझे पता नहीं है सर। आप नहीं पढ़े? फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक चीज़ है यार। अच्छा ये बताओ, ये जरूर पढ़ा ना? पढ़ा कैसे नहीं होगा? बिना पढ़े वहाँ आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर जीएस वर्ड में आ गए सर, शुरू वाली 2-3 सीढ़ी क्रॉस नहीं किए थे, Yes, sir. ये संभव है कि सीधे जंप मार के ऊपर आ गए आप? No, sir. नहीं। तो उसको बिना पढ़े कैसे आप आगे गए होंगे? जरूर पढ़ा होगा आपने कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए या समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इस विषय पर विवाद उभरा। यस कई समाजशास्त्रियों के बीच था कि नहीं, समाजशास्त्र को भी दूसरे विषयों की तरह इसका विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है उस लिमिटेड होना चाहिए, अन्यथा ये खिचड़ी विषय होकर रह जाएगा। Yes. कुछ लोग बना के नहीं, समाजशास्त्र के अगर क्या है पाठ्यक्रम पर अगर आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा तो इसकी अपनी निजी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और फिर ये क्या सिमट कर रह जाएगा और इसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा। तो दो अलग अलग तरह के विचार, यस ये जरूर पढ़ा होगा आपने। सॉरी सर। नहीं पढ़ा? मैंने सर पढ़ा होगा, याद नहीं है मुझे सर। चलो अच्छा ये बताइए, भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन अच्छे लगते हैं आपको? यानी अच्छे लगने का संबंध है कि भाई कौन सा समाजशास्त्री है जिन्होंने आपको प्रभावित किया या इम्प्रेस किया? सर एम.एन. श्रीनिवास की मुझे थ्योरी अच्छी लगती है। क्या है उनकी थ्योरी? सर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन पे बात की है। उन्होंने ये कहा है कि कैसे हम भारतीय संस्कृति में निम्न जातियों का उच्च जातियों के साथ समामेलन हुआ है, या जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनका कैसे भारतीय मुख्य धारा में उनका समावेशन हुआ है। टोटमवाद के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर। किनका है स्टडी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा अवधान ये बताइए कि भारत में हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो कम्युनलिज्म यस तेजी से उभरा कुछ घटनाओं के कारण, यस सर। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या एक साधारण घटना है या देश के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? सर मुझे ये साधारण घटना नहीं लगती है, क्योंकि इससे देश के अंदर एक हिंसात्मक माहौल का सृजन होता है। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं उनके जांच में ये पता चला है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कुछ कनेक्शन था, जिसमें ISIS का भी हाथ देखने को मिला है। ISI से जुड़ा हुआ मिला है इन लोगों का जिन्होंने ऐसी गतिविधियां की हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे भारत में प्रयोजित किया जा रहा है, ऐसा मुझे मिला। अच्छा अभी हाल के दिनों में जो क्या आपको जो जानकारी मिली बिहार के पटना में भी, यस सर। किस संस्था का नाम उभरा है वहाँ? सर PFI का नाम इसमें सामने आ रहा है। कौन है इसके फाउंडर? सर सॉरी सर, पता है आप? सर जाकिर नाइक का? जाकिर नाइक, यस सर। मुझे स्पष्ट नहीं था सर।
सारा कुछ। अब बीटेक किए हैं, यस सर। बीटेक करने के बाद सोशलॉजी ले लिए, यस सर। ऐसा क्यों? सर बीटेक की तैयारी के दौरान मुझे लगा कि मैं इसमें एक अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ली थी। नहीं और कोई कारण नहीं है? नो सर। स्कोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ भी है, सर साइंस भी है। मुझे ये ऐसा इसमें मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मैथ की तुलना में मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने इसे चुना। अच्छा, आपके अंदर कौन से ऐसे 3 गुण हैं जिसके कारण आपका इस सेवा में चयन किया जाए? सर मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर इंटीग्रिटी है और मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। अच्छा, पेशेंस है आपके अंदर? यस सर। तो आपको नहीं लगता कि जो बाबू होता है वो अधिकारी ज़्यादा पेशेंस वाला होता है? आप जब कभी गए होंगे किसी दफ्तर में काम कराने के लिए, तो उसका अधिकारी का भी प्रेशर रहता है, जनता का भी प्रेशर रहता है, आप भी जाते हैं, अगर कुछ लेट करता है तो आप भी सुना करके ही आते हैं। सर मुझे लगता है कि दोनों के पेशेंस की तुलना करना अलग अलग लेवल की बात है, क्योंकि जो अधिकारी है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो टॉप अथॉरिटी को होता है, जबकि बाबू के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सांगठनिक स्तर पर केवल अधिकारी का ही होता है। प्रेशर पेशेंस तो ही ऐसा होगा ना कि पेशेंस में भी भेद है। सर मुझे लगता है दोनों पेशेंस में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पेशेंस की अगर तुलना की जाए तो मुझे अधिकारी पर ये लगता है कि उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस है। अच्छा, लाल फीताशाही क्या होती है? सर लाल फीताशाही से तात्पर्य है कि अगर आपके पास कोई फाइलें आ रही काम के लिए, आप उनका ढेर लगाते चले जा रहे हैं जबकि उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, तो ये मुझे लाल फीताशाही लगती है। तो सरकार ने क्या उपाय किया है इससे मुक्ति के लिए? सर अभी लेटेस्ट में सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया है, जिसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान ये प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे आप सक्षम तरीके से प्रशासन को चला सकते हैं। चलिए, अच्छा एक उपाय हो गया, और दूसरा सर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कुछ एक अधिकारियों का नाम भ्रष्टाचार में सामने आया था, इसके तहत सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन किया है। आपको ये नहीं लगता कि पेपरलेस वर्क होता जा रहा है धीरे धीरे? यस सर, डिजिटलाइजेशन के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, ये एक उपाय नहीं है उसमें? यस सर, ये भी एक उपाय है। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। तो आप अपने जीवन साथी में कौन से गुण देखना चाहेंगे? सर मैं अपने जीवन साथी में सबसे पहले तो पेशेंस देखना चाहता हूँ। दूसरा किस बात का पेशेंस? कि आपकी बात सुन सके वो? सर मेरी बात सुन सके और साथ में अन्य लोगों की बात भी सुन सके, साथ ही अपनी बात भी पेशेंस से दूसरों को समझा सके। और दूसरा ये देखना चाहता हूँ कि सब लोगों को साथ लेके चल सके। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं? सर रिलेशनशिप में स्वतंत्रता का हनन तो नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्रताओं पर एक ऐच्छिक कटौती की जाती है, लेकिन ये ऐच्छिक होती है सर, किसी दबाव पे नहीं होती है। अभी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? सर तैयारी के दौरान ये समय नहीं मिल पाया है इस तरह का, तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप लव मैरिज करना चाहते हैं कि अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? सर मैं अरेंज मैरिज की तरफ जाऊँगा, क्योंकि लव मैरिज अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस समय जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं, तो बैकवर्ड टाइप के लोग माने जाते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही उनका ये उनकी स्वेच्छा है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है या है। आप स्मार्ट भी हैं, बात व्यवहार भी ठीक ठाक है, फिर भी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई? सर मेरी ये स्वेच्छा पे है कि गर्लफ्रेंड नहीं हुई, क्योंकि मैंने तैयारी को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट यस सर, दोनों एक ही बातें हैं या दोनों अलग अलग हैं? सर इनमें साधारणतया एक समानता आती है, मगर अगर गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट सर किसी संस्था से रिलेटेड होता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स संस्था के बाहर भी काम करता है। कोड ऑफ कंडक्ट संस्था के अंदर ही होता है? यस सर। एक उदाहरण से समझाइए हमको। सर संस्था के अंदर अगर कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको इस वेशभूषा में आना है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का एक उदाहरण है।
लेकिन बाहर जाकर आपको कैसा व्यवहार करना है, लोग बड़े लोगों को सम्मान करना है, छोटों से किस तरह बात करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है सर। जी अवध, कैसे हैं आप? सर सही में आपने एक सेंटेंस कहा अभी एक क्वेश्चन से कि रिलेशनशिप में स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। Yes. क्या आपने इसी बात पे आप रहना चाहेंगे या इसे बदलेंगे? क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी से है। सर मैं इसी बात पे रहना चाहूँगा। ठीक है, यानी कि आप स्वतंत्रता रिलेशनशिप में कुछ भी करा सकते हैं? नहीं सर, मेरा ये तात्पर्य नहीं, है। आपका स्टेटमेंट है कि रिलेशनशिप में स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, फिर तो हम कुछ भी करा सकते हैं अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो। सर मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि मैं लड़का हूँ, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें इनसे बात नहीं करना, तुम्हें उनसे बात नहीं करना, तो क्या ये स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ? सर मेरा तात्पर्य ये था कि अच्छी कटौती की जाती है स्वतंत्रता में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा ये तात्पर्य नहीं है सर कि हनन किया जाता है। ठीक है। जैसा कि अभी आपको पता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कोई ना कोई देश अपनी संप्रभुता को लेकर के दूसरे देश पर कंट्रोल करना चाह रहा है। यस सर। आपको क्या लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का स्वभाव दूसरे देशों के प्रति क्या है? सर रक्षा उत्पादन में या रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में भारत का स्वभाव कैसा? सर डिफेंस सेक्टर में भारत ने हमेशा चूँकि भारत ने हमेशा एक शांतिपूर्ण माहौल का समर्थन किया है, इसलिए डिफेंस के क्षेत्र में भारत का ये स्टैंड है कि हम पड़ोसी देशों की सहायता करेंगे एवं जो भी तकनीकी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है उसमें हम खुद सक्षम होंगे, क्योंकि भारत हमेशा डिटरेंस की नीति पे फोकस रखता है। ठीक है। राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट था यस सर। कि ये 1962 का भारत नहीं है। यस सर। आपने सुना है? यस सर। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि अब भारत आक्रामक मोड में है या रक्षात्मक में? सर भारत ने कभी हमेशा पंचशील सिद्धांतों पे ही काम किया है। अभी भी भारत पंचशील सिद्धांतों का जो आधार है उसी पे टिका हुआ है, लेकिन भारत ने इस समय अपने को तकनीकी रूप से एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की भरपूर कोशिश की है। इसलिए जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। जी। यस सर। ओके, आपने बीटेक किया है? यस सर। किससे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। यस। साइबर अटैक क्या है? क्या आप किसी ऐसे दो साइबर अटैक के बारे में बात कर सकते हैं या बता सकते हैं हमें, जिससे किसी देश की प्रतिष्ठा जो है वो गिरी है और आर्थिक नुकसान भी हुआ है? तो साइबर अटैक किसी देश की जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, बृहद नेटवर्क होता है जो किसी देश का, उसमें अवैध पहुंच को कहते हैं साइबर अटैक। अभी ईरान पर साइबर अटैक का आरोप लगाया गया है। ईरान पर साइबर अटैक किया गया है, ये ऐसा कहा गया है कि रूस ने ईरान पर साइबर अटैक किया है उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। जी सर साइबर अटैक से किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जा सकता है, उसकी एयरलाइंस कंपनीज को, तेल उत्पादन को एवं पूरे बृहद प्रशासन तंत्र को प्रभावित किया जा सकता है। जी, थैंक यू। थैंक यू।